Welcome on Easy Learning. Now I am going to explain the last part of the chapter Nalanda Ancient Seat of Learning, written by Dr. Rajendra Prasad. Earlier I have completed other parts and I will upload them on the YouTube so you can watch them respectively one after another. So before going and covering these parts, I am going to cover the 3 and 4 words which are related to these paragraphs. तो फर्स्ट वर्ड जो मैंने बताया था ये प्रिजर्वेशन है, इसका स्पेलिंग रॉन्ग है, ये परसिवियरेशन लिख दिया है, तो प्रिजर्वेशन होंगे, इसका स्पेलिंग जो है ये आर के बाद ई होंगे, ये ई पहले ही आ गया है आर से पहले, तो यहाँ पे होंगे PRESERVATN प्रिजर्वेशन, जिसका मीनिंग होते हैं कंजर्वेशन. कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण या सुरक्षा. इसके बाद है आपका बायगोन, ये एक एडजेक्टिव मतलब पास्ट मतलब बीता हुआ. इसके बाद एर है, ये एक नाउन है, सॉरी ये ईरा है, ERA, ये नाउन है, इट मीन्स एज होते हैं, एज मीन्स युग. अब आगे कह रहे हैं कि द सिलेबस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी वाज ड्राउन अप विद ग्रेट विजडम. मतलब जो नालंदा यूनिवर्सिटी के जो पाठ्यक्रम है या सिलेबस है जो बनाया गया था, मतलब ड्राउन अप का मतलब बनाया जाना होते हैं, ये फ्रेज है, वर्बल फ्रेज, ये बहुत ही बुद्धि के साथ बनाया गया था, ग्रेट विजडम के साथ बनाया गया था. And by following it, students were increasingly successful in their daily life. और इसको अनुसरण करते हुए किसको? सिलेबस को. तो ये इट जो है यहाँ सिलेबस के लाया हुआ है. तो फॉलोइंग इट जो है इसको अनुसरण करते हुए जो वहाँ पे विद्यार्थी थे वो बहुत बेहतर तरीके से जो है अपनी रोज की जिंदगी में सफल थे. It had made a study of 5 subjects compulsory. मतलब जो सिलेबस था, फिर यहाँ इट सिलेबस के लाया हुआ है, तो इसमें जो है 5 सब्जेक्ट्स जो है कंपलसरी था पढ़ना, बच्चों के लिए अनिवार्य था. इसमें थे ग्रामर, व्याकरण, बाय विच वन कुड गेट एन एडुकेट मास्टरी ऑफ द लैंग्वेज, जिससे कोई भी व्यक्ति जो है वो भाषा के ऊपर जो है वो पर्याप्त मास्टरी जो है हासिल कर सकते थे. दूसरा है लॉजिक, जिसको तर्क कहा जाता है, विच टॉट द स्टूडेंट टू जज एवरी इश्यू रैशनली, जो कि स्टूडेंट को योग्य बनाती थी कि जितने भी मामले हैं उसको कारण सहित जो है वो निर्णय ले. रैशनली का मतलब होता है कि कोई चीज क्यों हुआ उसके रीजन तक जाना, उसको रैशनल कहा जाता है. मेडिकल साइंस है, ए स्टडी ऑफ विच इनेबल द स्टूडेंट टू कीप हिमसेल्फ, कहते हैं एज ऑल्सो अदर्स. मेडिकल साइंस का काम था कि जैसे दूसरे रहते हैं खुश, बिल्कुल हेल्दी रहते हैं, उसी तरीके से अपने आप को रखना, और ये चीज स्टूडेंट को इनेबल किया, कामयाब बनाया. इन परफेक्ट हेल्थ मतलब अच्छे हेल्थ में. एंड लास्टली हैंडीक्राफ्ट्स, और जो अंत में थे वो थे हाथ के काम करने वाले जो काम होते हैं, उसी को हैंडीक्राफ्ट कहा जाता है. नॉलेज ऑफ वन क्राफ्ट और अनदर वाज कंपलसरी टू मेक द स्टूडेंट्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. कहते हैं कि एक क्राफ्ट की जो ज्ञान है या किसी और क्राफ्ट की है, मतलब एक साथ जो है आप एक से अधिक क्राफ्ट वहां सीख सकते थे. जैसे कि मान के चलिए वीविंग का काम हो गया, ये भी एक क्राफ्ट है. उसके बाद अगर कोई और चीज है उसी तरीके से जो हाथ से बनाई जाती है, तो वो भी जो है यहाँ पर में कहते हैं कि वहाँ कंपलसरी थे. और ये क्यों किए जाते थे? ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया जाए, मतलब स्टूडेंट के पास रुपया हो सके, पैसा हो सके, और इससे वो स्वतंत्र हो सके, उन्हें किसी के ऊपर निर्भर ना होना पड़े, जो कि आज के समय में नहीं है. आज की शिक्षा जो है क्या है, सिर्फ स्कूल कॉलेज जाओ, डिग्री लो, नौकरी मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है. तो चलिए आगे चलते हैं. बिसाइड्स दिस 4 सब्जेक्ट्स, कहते हैं इन 4 सब्जेक्ट्स के अलावा रिलीजन एंड फिलोसफी और स्टडीड, इसमें धर्म और दर्शन जो है वो पढ़े जाते थे. डिपेंडिंग ऑन वंस ऑन स्पेशल इंटरेस्ट, और यह निर्भर करता था कि पढ़ने वाले की अपनी खास क्या रुचि है, वो उस तरीके से अपना सब्जेक्ट ले लेते थे और पढ़ाई करते थे. The high ideal which Nalanda had set in the matter of the courses of study deserves our attention and consideration even now. कहते हैं जो सबसे बड़ा आदर्श है जिसको नालंदा ने सेट किया था स्टडी के कोर्स के मामले में, इन द मैटर ऑफ, वो हमारी अटेंशन को योग्य बनाती है, डिजर्व करती है, और आज भी जो है विचार विमर्श करने पे मजबूर करती है. कंसिडरेशन मीनिंग होते हैं विचार विमर्श करना. It was this well-coordinated course of studies which made the knowledge of its students both deeply penetrating and utilitarian in its practical application. कहते हैं कि ये एक अच्छे खासे हुए मिले जुले हुए कोर्स थे स्टडीज के,
जिसने कि अपने स्टूडेंट्स को जो है नॉलेज के योग्य बनाया, मतलब अपने स्टूडेंट को नॉलेजेबल बनाया, अपने स्टूडेंट को नॉलेज दिया। बोथ डीपली पेनिट्रेटिंग मतलब गहरे तरीके से किसी सब्जेक्ट के अंदर जाने में, पेनिट्रेट मतलब अंदर जाना, एंड यूटिलिटेरियन इन इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, और साथ में उसको पढ़ करके आप कैसे अपनी रोज की जिंदगी में उसका उपयोग करेंगे उसके लिए। तो यहाँ दोनों के लिए था। जो मैंने अभी जस्ट बताया कि आज बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि इस पढ़ाई का यूज कहाँ करना है, उन्हें नहीं मालूम होते हैं। लेकिन उस समय जो है उन्हें जो है सब्जेक्ट को पेनिट्रेटिंग डीपली किया जाता था, मतलब गहरे तरीके से पढ़ाया जाता था, और कहाँ पे उनका यूज करना है वो भी उन्हें सिखाया जाता था। आगे चलते हैं। ह्यून सैंग स्टडीड लॉ, योगा, फोनेटिक्स एंड पाणिनिज ग्रामर एट द फीट ऑफ आचार्य शिला भद्र, द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। कहते ह्यून सैंग थे, उन्होंने यहाँ पे आकर अध्ययन किए थे। क्या सब पढ़े थे वो देखिए। वो लॉ, योगा, फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या होते हैं वो मैं बता देता हूँ। फोनेटिक्स होते हैं आपके साउंड ऑफ स्पीच, मतलब जब भी आप कोई वर्ड बोलते हैं, जब भी कोई आप सेंटेंस बोलते हैं, तो उसको आप सही उच्चारण से बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, उसको फोनेटिक्स कहा जाता है। एल को आप सही से एल बोल रहे हैं कि नहीं, ए को ए बोल रहे हैं या नहीं, बी सी डी। तो कई बच्चे ऐसे हैं जो ए बी सी डी से लेकर जेड तक सही नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उन्हें फोनेटिकल जानकारी नहीं होती है। साथ में कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सही नाम रीड नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो सिटी का हो चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, क्योंकि वो फोनेटिक्स की जानकारी नहीं है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको वर्ड्स तो आता है, चाहे मैथमेटिक्स का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे आर्ट का हो, चाहे कॉमर्स का हो, लेकिन उस वर्ड को बिल्कुल करेक्टली कैसे फोनेटिकली बोलना है ये उन्हें नहीं पता है, मतलब वो काम चला रहे हैं। तो यही है फोनेटिक्स। इसके बाद पाणिनि के ग्रामर के वो पढ़े थे। कहाँ पे पढ़े थे? तो आचार्य शिला भद्र के अंडर रह करके, फीट का मतलब उनके संरक्षण में रह करके। अब ये आचार्य जो शिला भद्र थे वो यूनिवर्सिटी के चांसलर थे। एंड आफ्टर इट फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, और कहते हैं इसके बाद 5 साल की अवधि के लिए रेड थ्रू मेनी बुद्धिस्ट वर्क्स, उन्होंने बहुत सारे बुद्ध के जो वर्क थे, मतलब जो बुद्ध के जो विषय थे, वर्क थे, उनको पढ़े। एंड वॉज स्पेशली इंटरेस्टेड इन द वर्क्स ऑफ महायाना, और खास करके वो महायाना के जो वर्क थे उसमें इंटरेस्टेड थे। इट सैंग द चाइनीज ट्रेवलर स्टडीड बुक्स ऑन थेरावाडा एट नालंदा। कहते हैं चाइनीज ट्रेवलर जो इट सैंग सिंह है, ये जो है वो नालंदा में जो थेरावाडा के जो बुक थे उनका अध्ययन किए थे। द स्कॉलर्स ऑफ नालंदा कैरिड द टॉर्च ऑफ नॉलेज टू फॉरेन कंट्रीज। कहते हैं नॉलेज का जो टॉर्च है, कहते हैं यहाँ पर में जो स्कॉलर्स है नालंदा के, मतलब नालंदा के जो विद्वान है, वो नॉलेज का जो टॉर्च है, नॉलेज का टॉर्च का मतलब है यहाँ पे ज्ञान का जो प्रकाश है, उसको क्या किए तो विदेशी देशों में ले गए। अपने से जो बाहर के देश होते हैं उनको फॉरेन कहा जाता है। फॉर इंस्टेंस स्ट्रॉन्ग चैन गैम्पो, द एम्परर ऑफ टिबेट, with a view to introducing and popularizing Sanskrit script and the knowledge of India in his country, sent a scholar called Thonim Sambhav to Nalanda। कहते हैं यहाँ पर में उदाहरण के लिए, मतलब इंस्टेंस मीनिंग होते हैं उदाहरण। जो स्ट्रॉन्ग चैन गैम्पो थे, ये टिबेट के सम्राट थे। वह इस व्यू से, नज़र से, या उनको समझते हुए, या उनको मतलब प्रचलित करते हुए, इंट्रोड्यूस करते हुए, क्या चीज़ को? तो संस्कृत को पॉपुलराइज करने में, लोकप्रिय बनाने में, या उनको अपने देश में मतलब यूज करने में, इंट्रोड्यूस करने में, संस्कृत के स्क्रिप्ट को और नॉलेज को जो इंडिया की है अपने देश में। अब उन्हें संस्कृत को, स्क्रिप्ट को पॉपुलराइज करना था, इंट्रोड्यूस करना था अपने कंट्री में। तो इसके लिए उन्होंने क्या किए? सेंट ए स्कॉलर, वो विद्वान को भेजे। जिस विद्वान को ये भेजे थे स्ट्रॉन्ग चैन गैम्पो, उनका नाम था थॉनिम सैम्भट। कहाँ भेजे थे इस विद्वान को? तो नालंदा भेजे थे। अब ये विद्वान यहाँ आकर के जो थॉनिम सैम्भट है, वेयर ही स्टडीड बुद्धिस्ट एंड ब्राह्मणिकल लिटरेचर। वेयर का मतलब यहाँ पे है जहाँ, वेयर मतलब कहाँ नहीं है, यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज लगा हुआ है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, जो आपने ग्रामर में स्टडी किया होगा। तो जहाँ पर में वो क्या किए तो बुद्धिस्ट और ब्राह्मणिकल जो साहित्य है उसका अध्ययन किए। और वो कहाँ किए, कौन सिखाया उनको? तो अंडर आचार्य देवविद सिंह, मतलब आचार्य देवविद सिंह के अंडर में रह करके।
आफ्टर दिस इन द 8th century AD, आचार्य शांति रक्षित, द चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, कहते हैं इसके बाद 8th century AD में जो आचार्य शांति रक्षित हैं, जो नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर थे, वे तिब्बत गए। कहाँ गए? वेंट टू तिब्बत इन रिस्पॉन्स टू एन इन्विटेशन फ्रॉम द एम्परर आचार्य कमल शिला। मतलब जो एम्परर आचार्य कमल शिला है, उनके जो मतलब निमंत्रण थे, उनके उत्तर में वो गए थे। और ये जो आचार्य कमल शिला थे, द चीफ अथॉरिटी ऑन तंत्र विद्या, ये तंत्र विद्या के चीफ अथॉरिटी थे, वो भी तिब्बत विजिट किए थे, वो भी तिब्बत आए थे। भाजी नालंदा स्कॉलर्स लर्नड द टिबेटन लैंग्वेज, नालंदा स्कॉलर्स जो है वो टिबेटन लैंग्वेज सीखे थे, एंड ट्रांसलेट बुद्धिस्ट एंड संस्कृत वर्क्स इनटू इट। और क्या किए थे ये जो नालंदा के स्कॉलर थे, वो बुद्धिस्ट और संस्कृत के जो यहाँ पे दिए हुए हैं टिबेटन के लैंग्वेज सीखे थे, और इसे टिबेटन लैंग्वेज को सीखे थे, और साथ में बुद्धिस्ट और संस्कृत जो लैंग्वेज थी उसको इसमें का मतलब इट जो है वो टिबेटन लैंग्वेज है, इसमें इसका अनुवाद किए थे। Thus they presented an entirely new literature to Tibet, और इस तरीके से उन सब ने मिलकर के पूरी तरह से पूरी तरीके से जो तिब्बत थे उसको एक नया साहित्य दिए। एंड ग्रेजुअली कन्वर्टेड इट्स इनहेबिटेंट्स टू बुद्धिज्म, और धीरे धीरे इनके जो निवासी थे वहां के रहने वाले तिब्बत के, उसको बुद्धिज्म में बदल दिए। आचार्य शांति रक्षित ऑफ नालंदा एस्टैब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 749 AD अ बुद्धिस्ट विहार इन तिब्बत। कहते हैं कि नालंदा के जो आचार्य शांति रक्षित हैं, उन्होंने जो है पहली बार 749 में तिब्बत में एक बुद्धिस्ट विहार की स्थापना की है। एस्टैब्लिश मतलब स्थापना करना। इट इज नेसेसरी दैट द बुक्स अवेलेबल इन द तृप्तिकार लिटरेचर ऑफ तिब्बत बी ट्रांसलेटेड वंस अगेन इनटू संस्कृत। कहते हैं जरूरी है कि जो बुक जो है तृप्तिकार लिटरेचर में उपलब्ध है, तिब्बत के तृप्तिकार लिटरेचर है, उनका नाम है अपना लिटरेचर का, ठीक है, बी ट्रांसलेटेड वंस अगेन इनटू संस्कृत, उसे दोबारा एक बार से संस्कृत में अनुवाद किया जाए। दे वुड नॉट ओनली शेड न्यू लाइट ऑन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। कहते हैं कि वे हमारे भारत की जो हिस्ट्री और कल्चर है उसके ऊपर नया प्रकाश ही केवल नहीं छोड़ेगी, बल्कि यहाँ पे नॉट ओनली है तो बट ऑल्सो भी आगे इसके साथ होंगे। बट वुड ऑल्सो help us to form a complete picture of the contribution made by Nalanda University in the pursuit of knowledge। बल्कि नॉलेज की खोज में नालंदा यूनिवर्सिटी के द्वारा जो किया गया एक पूरा का पूरा योगदान है, उसका एक पूरा पिक्चर जो है वो हम सबको देने में भी मदद करेगी। Further, it is also believed that Korean scholars came to study the Vinaya and Abhidharma at Nalanda। आगे या इसके अतिरिक्त यह भी विश्वास किया जाता है या माना जाता है कि कोरियन के जो स्कॉलर थे, कोरिया के जो विद्वान थे, वो यहाँ आए थे क्या पढ़ने के लिए? विनाया और अभिधर्मा। कहाँ पे? नालंदा में। इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट कोरियन ट्रांसलेशंस ऑफ ओरिजिनल संस्कृत वर्क्स में स्टिल बी एक्सटेंट इन कोरिया। कहते हैं अभी भी यह बिल्कुल संभावना बनी हुई है कि ओरिजिनल संस्कृत जो थे उस समय, उसका जो कोरियन में जो अनुवाद किया गया था, ठीक है, संस्कृत के वर्क्स को कोरियन में अनुवाद किया गया था, वो अभी भी कोरिया में जो है बचे होंगे या मिल सकते हैं। स्टिल बी एक्सटेंट इन कोरिया। बिसाइड्स बीइंग फेमस फॉर इट्स स्टडीज इन लिटरेचर एंड रिलीजन, कहते हैं कि लिटरेचर और रिलीजन की जो अध्ययन है उसमें फेमस होने के अतिरिक्त के अलावा, बिसाइड्स ये प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। नालंदा वॉज ऑल्सो ए सेंटर ऑफ फाइन आर्ट्स एंड इन्फ्लुएंस द आर्ट ऑफ नेपाल। नालंदा जो है वो फाइन आर्ट्स के एक केंद्र भी हुए और साथ में इन्होंने नेपाल की आर्ट को भी प्रभावित किए। नेपाल की जो आर्ट है उसको, और नेपाल के साथ साथ तिब्बत, इंडोनेशिया और जो सेंट्रल एशिया है। द ब्रंज स्टैच्यूज ऑफ नालंदा आर इम्प्रेसिव एंड ब्यूटीफुल। कहते हैं कि ब्रंज जानते हैं ना क्या होते हैं, जिसको कि आप मतलब कहते हैं यहाँ पर में कि कांसे की जो मूर्ति है नालंदा में, ये बहुत ही आकर्षक है और बहुत ही सुंदर है। एंड स्कॉलर्स बिलीव दैट स्टैच्यूज ऑफ बुद्धा फाउंड एट कुर्कीहार बेयर ट्रेसेस ऑफ द नालंदा स्कूल। और विद्वानों का मानना है कि बुद्धा के जो स्टैच्यूज है जो कुर्कीहार में पाए गए हैं,
ये नालंदा स्कूल की जो निशान है वो बताती है। मतलब ट्रेस मतलब निशान या सिंबल। It is true that the achievement of Nalanda was born of an all-inclusive pursuit of knowledge। और यह बिल्कुल सत्य है कि जो नालंदा की जो अचीवमेंट है उसे जो है वो पूरी तरीके से मिला जुला करके नॉलेज की खोज के लिए बनाया गया था या बॉर्न किया गया था। पूरी तरीके से मतलब ऑल इंक्लूसिव। किस तरीके से? तो नॉलेज की खोज में, परस्यूट ऑफ नॉलेज, इन विच रिलीजन एंड फिलोसफी, लैंग्वेज एंड हैंडीक्राफ्ट्स हैड इक्वल इंपॉर्टेंस। जिस नॉलेज के लिए क्या सब सीखना था, तो जहां पर में रिलीजन, फिलोसफी और लैंग्वेज और हैंडीक्राफ्ट जो थे उन सभी के बराबर महत्व थे। यह नहीं है कि रिलीजन फिलोसफी से ऊपर था या लैंग्वेज रिलीजन से ऊपर था, इन सबको बराबर महत्व दिया जाता था। आगे देखते हैं। वी शुड एम एट रिवाइविंग द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ बायगोन ईरा। अब यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि जो बीती हुई जो हमारी पास्ट है बायगोन ईरा, उनका जो एक शैक्षणिक जो सिस्टम है, तंत्र है, उनको जीवित करने का हमारे पास लक्ष्य होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? लक्ष्य होनी चाहिए। एंड री एस्टैब्लिश नालंदा एज सेंटर ऑफ आर्ट, लिटरेचर, फिलोसफी, रिलीजन एंड साइंस। और नालंदा को आर्ट, लिटरेचर, फिलोसफी, रिलीजन और साइंस के रूप में दोबारा जो है स्थापना करने की। कल्चरल रिनेसेंस कैन कम अबाउट इन द लाइफ ऑफ नेशन only when a large number of determined scholars devote a lifetime to search after truth। कहते हैं किसी भी कल्चर का पुनर्जागरण, कल्चर का पुनर्जागरण का मतलब है जो भारत की पहले की कल्चर थी, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, कपड़ा पहनना, बोलना, ये सब सारी को कल्चर कहा जाता है। तो वो जो कल्चर थी उसका जो दोबारा पुनर्जागरण है, मतलब फिर से उसको जगाना है, रिनेसेंस करना है। कैन कम अबाउट इन द लाइफ ऑफ नेशन, ये नेशन की जिंदगी में आ सकती है। ओनली व्हेन, ये केवल तभी आ सकती है व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ डिटरमिन्ड स्कॉलर्स, जब भारी संख्या में जो बिल्कुल वचनबद्ध जो विद्वान हैं या स्कॉलर्स हैं, डिवोट ए लाइफ टाइम, वो अपनी पूरी जीवन को डिवोट कर देते हैं टू सर्च आफ्टर ट्रूथ, मतलब सत्य की तलाश के लिए। द मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट इज स्टिल वेरी यंग। कहते हैं भले ही जो मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो अभी भी बहुत ही नया है, बट मोल्डेड टू द नीड ऑफ द एज, लेकिन इसे आज के युग के हिसाब से ढाल दिया गया है। इट कैन बी एक्सपेक्टेड टू डेवलप इनटू द सेंटर वी विश इट टू बी। कहते हैं कि उम्मीद किया जा सकता है कि इसे एक ऐसे सेंटर के रूप में डेवलप किया जाए जिसकी आज हम इच्छा करते हैं या कर रहे हैं। आई होप दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड द होल चैप्टर आफ्टर दिस एक्सप्लेनेशन। Now I will cover the next chapter in other parts of the videos. By then, take care.